बहुत सारी उसके साथ मिथ भी जुड़े हुए हैं, और तब लगता है कि शायद पता नहीं, अच्छा है कि हमारे पास नहीं है। कितना मुश्किल था आपके लिए? मैं फंस गया। और 3 साल मैंने एक्साइटिंग है और बड़ा डार्क भी है एट टाइम्स बहुत डार्क भी है। आज का दौर तो सबसे ज़रूरी समय हो चुका है कि जब लोग मैंने हिस्ट्री लिया था ये सोच के कि ये सबसे इजी होगा। क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता था। सब चीज़ें मुझे याद रहती थी, लेकिन जैसे नंबर का चक्कर होता था संख्या की। भारत ही नहीं, दुनिया भर में गौतम बुद्ध की जो अहमियत है कभी कम नहीं हो सकती है। उनके जो तमाम संदेश हैं उनकी अहमियत आज भी बरकरार है। डिस्कवरी पर एक बेहद अहम डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ आई है, द सीक्रेट्स ऑफ बुद्धा रेलिक्स, जिसमें बुद्ध के जो अवशेष हैं, उनके इतिहास के जो अवशेष हैं उनके बारे में बातचीत की गई है, खोजबीन की गई है, रिसर्च की गई है, और जिसे होस्ट किया है जाने माने अदाकार मनोज बाजपेयी ने, जो इस वक्त मेरे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस फिल्म के जो इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के जो प्रोड्यूसर हैं शीतल भाटिया, वो भी हमारे साथ हैं, और इसके जो डायरेक्टर हैं राघव जयरथ, वो भी मौजूद हैं। हम सभी से बातचीत करेंगे इस खास डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। मनोज सर, आपने इससे पहले भी सीक्रेट ऑफ सिनोली और सीक्रेट ऑफ कोहिनूर को होस्ट किया था। वो क्या ख़ास बात थी कि आपको लगा कि इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ को भी होस्ट करना चाहिए जो गौतम बुद्ध पर बनी है? देखिए, गौतम बुद्ध की जीवनी अपने आप में बड़ी कमाल की रही है, और ये यात्रा भी उनकी जो है कई सारे पड़ाव से होकर के गुजरी है। और जिस तरीके से उन्होंने उनको ज्ञान मिला, जो उसके बाद जिस तरह से उनकी यात्रा रही, उसके कुछ समय तक सब उसकी जानकारी इस पूरी दुनिया को रही, लेकिन उनका जो अंत समय है उसके बारे में जानकारी जो है वो शायद वो उतने ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं हो पाई, या फिर वो जो जितने डॉक्यूमेंट किए गए थे चीज़ें वो खो गई या वो नष्ट हो गई। क्योंकि इतिहास में अगर आप जाएं तो देखें तो इस धरती ने कई सारे आक्रमण देखे हैं, और उसमें हर आक्रमण के साथ कुछ ना कुछ यहाँ की जो धरोहर थी, कुछ बहुत सारी ये नष्ट होती रही, और समय के साथ भी कुछ नष्ट होती रही, उसका रख रखाव नहीं हो पाया। तो वो जो अंतिम यात्रा थी उनकी महापरिनिर्वाण की तरफ, वो उसका डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरीके से नहीं है। उसको लेकर के विभिन्न राय हैं, तरह तरह के राय हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही आपको जो है आपको रहस्य उससे भरा हुआ है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात सही नहीं है। तो इसमें आपको ज्ञान का भंडार भी है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग राय होती है, तो जब दो लोग आपस में राय एक नहीं होती है तो बड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन भी हो जाता है, और दर्शकों के लिए ये होता है कि यार लेकिन असल में बात क्या थी। वो जो जानने की इच्छा है, जो वो इंट्रीग है, जो इंक्विजिटिवनेस है, उसके कारण मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं बड़ी एक्साइटिंग सी हो जाती है। तो वो ये सारी चीज़ जो थी वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी जब मैंने पढ़ा था। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस डॉक्यूमेंट्री के ज़रिए आप भी हज़ारों साल पीछे गौतम बुद्ध की ज़िंदगी में आपको झांकने का मौका मिला, ऐसा कहा जा सकता है? अरे मैं तो ब्लेसिंग मांगता हूँ कि मतलब शायद बुद्ध ही चाहते थे कि मैं इसको नरेट करूँ, जैसे कि बुद्ध चाहते थे कि नीरज पांडे और शीतल भाटिया और राघव करें इसको। तो मेरे पास में भी एक तरीके से ये अपॉर्चुनिटी है, न सिर्फ एक एक्टर के तौर पे जिसको एक्टिंग नहीं करनी है उसको यहाँ पे होस्ट करना है, और जहाँ पे उसको अपनी आवाज़ और स्पीच के ज़रिए लोगों को इसका एसेंस और मूड लेके जाना है, उसको एक्साइटिंग बनाना है, एंगेजिंग बनाना है, और उनको साथ साथ नॉलेज भी उनको मिल रही है। लेकिन एक अपने आप में ब्लेसिंग है कि उस इतने बड़े संत के जीवन के एक सबसे महत्वपूर्ण क्षण को लोगों तक पहुंचाने का ये मौका मिला। ये आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग।
शीतल सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इतिहास पर कुछ भी डॉक्यूमेंट करना, एक डॉक्यूमेंट्री की शक्ल देना अपने आप में काफ़ी मुश्किल काम होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसके कई पहलू होते हैं जिसे समेटना एक फिल्म में या डॉक्यूमेंट्री में बहुत मुश्किल होता है। वो क्या बात है कि आप लगातार इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ या डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ कहें, आप लगातार प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, सीक्रेट्स ऑफ सिनौली के बाद सीक्रेट्स ऑफ कोहिनूर और अब ये सीरीज़? तो ये कहानियाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। हमको लगता है कि ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जैसे अभी मनोज जी ने कहा कि बुद्ध के जीवन के बारे में सबको पता है, लेकिन उनका जो अंतिम समय था और उनके अवशेषों के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था, ये हमें भी नहीं पता था। जब तक हम एक स्तूपा पे गए और हमको पता चला कि अच्छा ये है इसके पीछे की कहानी, और फिर हम रिसर्च करने गए तो हमें लगा कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और ये काफ़ी ज्ञान के साथ काफ़ी एंटरटेन भी करती हैं। इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हमारा सिलसिला शुरू हुआ था सनौली से, जब हमें डिस्कवरी ने बताया था कि उनके पास ये एक इन्फॉर्मेशन आई है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे को एक रथ मिला है, जबकि रथ बोला जाता है कि बनाया गया था वेस्ट में, लेकिन ये रथ जो है 1000 साल पुराना था। तो वो हम 4000 साल मतलब उससे 1000 साल, मतलब जब कहा जाता है कि वेस्ट में बना था, उससे 1000 साल पुराना है। तो हमें बहुत उत्सुकता हुई कि हम देखें कि क्या है और ये कहानी क्या है। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद राघव को कोहिनूर की कहानी बहुत ज़ोर से कहनी थी। हाँ, बहुत ज़ोर से कहनी थी कि ये तो मैं बनाऊँगा। तो बिकॉज़ कोहिनूर के बारे में भी सब जानते हैं कि हाँ इंग्लैंड में पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा है, लेकिन उसकी कहानी उससे काफ़ी, उसका इतिहास बहुत पहले से है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, और बड़ा डार्क भी है एट टाइम्स बहुत डार्क भी है, और बहुत सारी उसके साथ मिथ भी जुड़े हुए हैं, और तब लगता है कि शायद पता नहीं, अच्छा है कि हमारे पास नहीं है। क्योंकि ऐसा भी लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा है कि लोग कहते हैं कि शराब भी जुड़ा हुआ है उसके साथ में। राघव, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, द सीक्रेट ऑफ बुद्धा रेलिक्स पे जो आप रिसर्च कर रहे थे, जो गौतम बुद्ध के जो अवशेष को ढूंढने की कोशिश आपको कहाँ कहाँ ले गई, कहाँ कितनी मशक्क़त करनी पड़ी आपको इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए? तो हम जो कहानी बोलना चाहते थे वो अवशेषों को ढूंढना तो नहीं हम चाहते थे, जो मिल रखे थे अभी हम वो उन्हीं अवशेषों पे फोकस कर रहे थे। बट मेन है कि हम बताना चाह रहे थे गौतम बुद्धा के जो आखिरी क्षण थे, जो उनके आखिरी 3 महीने थे, क्योंकि कहीं ना कहीं इतिहास में किसी और ने इनसे पहले कभी रेलिक्स या अवशेष को रखने की जो प्रक्रिया थी उसको नहीं बनाई थी। तो ये कहीं ना कहीं पहले हो गए थे। तो इसलिए हम जानना चाहते थे कि क्यों ऐसा उन्होंने किया, और या उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या करना चाहते थे। और अगर आप देखें कि बुद्ध ने उस समय काल में, अगर हम आज के स्टेट्स के हिसाब से देखें, सिर्फ बिहार, यूपी बॉर्डरिंग, उड़ीसा बॉर्डरिंग, इधर ही वो थे, इससे बाहर कहीं गए नहीं थे। बट हम देखते हैं कि जो स्टूपास बिल्ड हो रखे हैं वो आपको श्रीलंका में भी मिलते हैं, आपको जापान में भी मिलते हैं, आपको बाहर देशों में भी मिलते हैं, विश्व भर में फैल रखे हैं। ये सब रेलिक्स की वजह से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए हम रेलिक्स की कहानी बताना चाहते थे कि ये बने कैसे थे पहली बार। तो उसका रिसर्च के लिए हम लोग काफ़ी लोगों को, हमने काफ़ी प्रोफेसर्स, काफ़ी रिसर्चर्स, उनके साथ हम जुड़े, और बोधि सोसाइटी, उनके साथ हम जुड़े, उन्होंने हमें काफ़ी रिसर्च दिया, और फिर उस कहानी को हमने उसके सही माध्यम से, उस ओरिजिनल फॉर्म में हमने सामने रखने की कोशिश की सर। मनोज सर, दुनिया का इतिहास जो है वो खून खराबे से भरा हुआ है, वो युद्धों से, जंग से भरा हुआ है, हज़ारों साल से जंग होती आई है। ऐसे में आप गौतम बुद्ध की जो सीख है, जो उन्होंने मैसेजेस दिए हैं, जो बातें कही हैं, उसको कितना आज के दौर में रेलेवेंट मानते हैं? क्योंकि आज भी वो युद्ध का जो दौर है, खून खराबे का, कत्लेआम का, वो ख़त्म नहीं हुआ है। दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर चल ही रही है, और अगर डायरेक्ट वॉर नहीं होती है तो छद्म रूप से लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश, जिसमें हज़ारों लाखों बेकसूर मारे जाते हैं। तो बुद्ध की जो सीख है उसे किस तरह से देखते हैं आज के दौर में? आज का दौर तो सबसे ज़रूरी समय हो चुका है कि जब लोग बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलें, और न सिर्फ बुद्ध, अध्यात्म का रास्ता जो है सबने बताया, बुद्ध ने बताया,
और बुद्ध के पहले और बहुत उनके बाद बहुत सारे योगी संतों ने बताया रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है कि अध्यात्म की तरफ और मोक्ष की तरफ जाने की जो पूरी प्रक्रिया है, इसको समझाया उन्होंने। और कैसे अपने जीवन को जिएं, क्या ये शरीर किसी महत्व का है या शरीर से भी आगे की यात्रा है जिसकी तरफ हमें जाना है और जिसकी शुरुआत हमें अभी से करनी चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बुद्ध की दी हुई, अभी हम उस समय में हैं, उस समय में पहुंच चुके हैं जब आप देखेंगे कि लोग चाहे वो धर्म की तरफ हो, चाहे वो अध्यात्म की तरफ हो, काफ़ी उनकी उत्सुकता बढ़ रही है। अपने इतिहास को लेकर के उत्सुकता बढ़ रही है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, ओरिजिन का क्या है हमारा। या फिर अब लोग जीवन मृत्यु पे बातचीत करने लगे हैं। यहाँ पर लोग अपने अपने संस्कृति सभ्यता के बारे में बात करने लगे हैं। ऐसे मंथन के बाद, इतने जो मंथन चल रहा है पूरी दुनिया में, उसके बाद अगर कुछ जो बड़ा निकलता है, वो सबसे बड़ी चीज़ क्या निकलती है कि ज़्यादातर लोगों का रुझान जो है वो धर्म और अध्यात्म की तरफ होता है। धर्म अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म धर्म नहीं है। अध्यात्म धर्म जो है अध्यात्म की तरफ जाने का रास्ता है। एक शख्स के तौर पर या दुनिया के स्टूडेंट के रूप में इतिहास कितना आपको आकर्षित करता है? कितना, क्या स्कूल या कॉलेज में हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है? मैं हिस्ट्री ग्रेजुएट हूँ, तो और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ। मैंने हिस्ट्री लिया था ये सोच के कि ये सबसे इजी होगा क्योंकि कितना मुश्किल था आपके लिए। लेकिन मैं फंस गया और 3 साल मैंने जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कहें कि सबसे बढ़िया जो डिपार्टमेंट हुआ करता था वो मेरे ही कॉलेज का था। और ज़्यादातर लोग यूपीएससी देने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते थे, अभी भी लेते हैं। और मैं अकेला था जो अभिनेता बनना चाहता था। मेरे क्लास में सबके सब यूपीएससी का एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे थे। सबके सब आईएएस, आईपीएस और इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते थे। मैं अकेला था जो अभिनेता बनना चाहता था और जो हिस्ट्री पढ़ रहा था, क्योंकि मैंने सोचा था कि बहुत इजी होगा। लेकिन मैं तारीख़ों में फंस के रह गया। मेरे नंबर कम इसलिए आते थे कि मैं हमेशा गलत तारीख लिखता था नंबर गलत कंफ्यूजन बहुत होता था। बाकी सब चीज़ें मुझे याद रहती थी, लेकिन जैसे नंबर का चक्कर होता था संख्या की, 720 AD, 65 BC, इन सब चीज़ों में फंस के रह जाता था मैं। अदरवाइज़ मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत स्ट्रगल किया। थर्ड ईयर में अपना ग्रेड सुधारने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। बाद में जाकर के मेरा जो फाइनल जो पूरा टोटल किया गया तो 2nd डिवीज़न मेरा आ गया अच्छे से। लेकिन क्योंकि मैं अभिनय की तरफ मेरा ऐसा रुझान था, रंगमंच की तरफ ऐसा रुझान था कि मैं ज़्यादातर समय उसको देता था। लेकिन चूँकि मैं हिस्ट्री में पढ़ाई कर रहा था और मजबूरी में पढ़ना ही था एग्ज़ाम के लिए और क्लासेस अटेंड करने ही थे, नहीं तो मुश्किल हो जाती, इसके कारण मैं काफ़ी पढ़ गया। कभी आपको इस बात की तकलीफ होती है कि जो हिंदी सिनेमा में जो तमाम फिल्में बनती है इतिहास को लेकर, इतिहास की पृष्ठभूमि पर, उसमें तथ्यों को काफ़ी तोड़ा मरोड़ा जाता है या काफ़ी उसमें लिबर्टीज़ ली जाती है? कभी इस बात का आपको अफसोस होता है? क्या बात कर रहे हैं, वो तो मतलब मुग़ल आज़म तो पूरा फिक्शन ही माना जाता है, राइट? तो ऐसा वो एक कहानी है, एक मिथ के रूप में हमारे समाज में शुरू होती है और वो कहानी धीरे धीरे हर जनरेशन के साथ एक नया उसमें नई चीज़ जुड़ती जाती है। जब तक वो 10-15 जनरेशन आगे बढ़ता है तो ओरिजिन जो हुआ था जिस कहानी का वो कहीं और रह जाता है, कुछ और नई कहानी बन जाती है। अब आप सलीम और अकबर के बीच की जो पूरी बातचीत है, फिल्म एक फिक्शनल माध्यम है और हम जो है अगर थोड़ी बहुत चीज़ उस समय की एरा को दिखा दें और कुछ एक फैक्ट्स को रखें, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा एम रहता है फिक्शन का, लोगों को इंगेज करना, एंटरटेन करना, एक अच्छी कहानी कहना। अगर आप
तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, अगर अच्छी और कहानी को अच्छा करने के लिए, फिल्म को एंगेजिंग बनाने के लिए, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। जाते जाते आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि इतनी एक से बढ़िया एक सीरीज़ बनाने के बाद, डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के बाद आगे क्या प्लान है? किस सब्जेक्ट को आप लोग एक्सप्लोर करना चाहेंगे? डॉक्यूमेंट्रीज़ में अभी तो रिसर्च चालू है, तो कहना मुश्किल है कि क्या पिक करते हैं हम। फिक्शन में सीरीज़ में खाकी जा रही है हमारी, द बंगाल चैप्टर फ्लोस पे जा रही है बहुत जल्दी। फिल्मों में एक फिल्म नीरज ने डायरेक्ट की हुई है, वो रिलीज़ होने वाली है जून में। एंड हाँ, और बाकी बहुत कुछ चल रहा है। आप? सेम सर, उन्हीं के साथ हूँ, तो जो यही है इसी चीज़ों में निकल कहानी ढूंढ रहा है कि वो अपनी अगली कहानी क्या कहना चाहता है। चलिए, जाते जाते मनोज सर से एक सवाल पूछेंगे और ख़त्म करेंगे इस इंटरव्यू को। पिछले 30 सालों में आपने विभिन्न तरह के किरदार निभाए हैं और बहुत उम्दा तरीके से किरदार निभाए हैं। अगर मैं कहूं कि आने वाले सालों में एक इतिहास पुरुष जिसका किरदार आप निभाना चाहें बड़े पर्दे पर, वो कौन होगा? मैं अब ये जो है ना, ये बन जाएगा हेडलाइन। हम हेडलाइन ही ढूंढ रहे हैं। देखिए, क्या मुझे डर लगा रहता है कि अब क्या, अब क्यों, वो भी नहीं पता। लेकिन हाँ, मेरे दिमाग में एक इतिहास के पुरुष हैं और महापुरुष हैं, जो मेरे दिमाग में, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो बाकियों को आइडिया आ जाएगा, और वो मेरी कास्टिंग होगी नहीं, तो इसलिए जो है उसको मैं दबा के रखता हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। अगर नाम बता दे तो बहुत अच्छा होता, लेकिन नाम बता दूंगा तो लोगों को आइडिया आ जाएगा, जिनके साथ, हाँ, जिन लोगों को बता करके गारंटी हो सकती है कि रोल मेरे पास है, मैं उन्हीं को बोलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने का बहुत मज़ा आया। आप इसी तरह से नई नई चीज़ें लोगों को बताते रहें, इतिहास के बारे में लोगों को ज्ञान देते रहें अपनी होस्टिंग से, और आपका जो इन्वॉल्वमेंट है इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज में, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विजय देसाई के साथ रवि जैन, ABP न्यूज़, मुंबई।